नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको, आपके दर्शकों को, और धन्यवाद बुलाने के लिए। कर्नल साहब, मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई है अमेरिका में। उस मुलाकात में क्या समझा जाए, क्योंकि मार्को रूबियो तो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। सच तो बोल रहा है बेचारा। अभी अमेरिकन की ये हालत है कि सच भी बोलते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। सच बोल रहा है वो। हम अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रंप को थोड़ा अलग माने और अमेरिका को अलग माने, तो अमेरिका में जो थोड़ी बहुत सेन वॉइसेस हैं, वो फिर ऐसे ही लोग, हालांकि रूबियो भी पूरा सेन इसलिए नहीं माना जा सकता कि वो ट्रंप का बड़ा क्लोज है, और जो भी ट्रंप करता है तो उसके बिना कंसल्टेशन के शायद नहीं करता होगा। बट बिटवीन ट्रंप एंड रूबियो, रूबियो कहते हैं थोड़ा ज़्यादा समझदार है। और इन्होंने जब सब स्टंट ट्राई कर लिया, देखिए ये तो चाहे आप पुलिस थाने में, कभी आपने तो रात नहीं बिताई होगी, जिन्होंने बिताई उनको पता है कि जब कुट पड़ती है ना, तो और जो चोर उचक्के मुंह नहीं खोलते, बताते नहीं, तो फिर एक थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं, चाय लेके प्यार से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उसको मार से टूटा नहीं, प्यार से तोड़ लेते हैं। फिर वो नहीं संभलता, फिर वो बाहर जाता है, फिर कुटने वाला फिर आ जाता है। तो ये ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, और जिसको एक हाथ में डंडा दे के और दूसरे में प्यार, वो ये होता रहता है, ये टैक्टिस है। और जो हमारे मोदी साहब ने और हमारे टॉप लीडरशिप ने, जो ट्रंप ने जितनी बयानबाजी और जितना जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तोड़े, उसके बावजूद जो उन्होंने संयम बरत के रखा और अपना अपशब्द नहीं कहे, तो ये भी आई थिंक वो मजबूर हो गए हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज में बात करने के लिए, जो कि डिसेंट लैंग्वेज है। अब इसका इम्पैक्ट होता क्या है, इसका बोलने का क्या असर होता है, वो तो तभी पता चलेगा जब ग्राउंड पे हम देखते हैं तो उल्टी नज़र आ रहा है। चाहे वो चाबार है, चाहे ये H1 वीज़ा की बात चल पड़ी, तो ऑन ग्राउंड तो काम उल्टा ही चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। टैरिफ पे भी अभी कोई रोल बैक नज़र नहीं आ रहा। तो अगर वो नहीं हो रहा, तो बाकी ये जो शब्दावली है, चाहे ये बोलचाल है, शिष्टाचार का वो है। कल कोई कह रहा था कि देखो जी, जयशंकर जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, रूबियो ने पहले हाथ बढ़ाया। तो मैं मजाक करता था, मैं कहा देखो, हमें कांग्रेस पार्टी का हमें धन्यवाद देना चाहिए। हाथ कितना इंपॉर्टेंट हो गया, पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया, रूबियो को हाथ एक्सटेंड नहीं किया, तो वो तो लाइटर वेन है। बट मेरा असेस करने का तरीका तो ये, मैं तो वेट करूंगा ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे अभी कोई पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा। आई थिंक आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि इसको यू टर्न ना माना जाए, जब उसने बर्थडे विश वगैरह की थी। इट्स टू अर्ली, लेट्स सी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि बोलने में कुछ और है, करने में कुछ और है। आज तो डोनाल्ड ट्रंप एक नया राग आपने बैठ गए कि पैरासिटामोल जो सबसे ज्यादा भारत से वहां जाती है, फार्मास्यूटिकल्स, उनमें एक दवा है जो बहुत इस्तेमाल होती है, उस पर भी ज्ञान देना शुरू कर दिया कि वो हानिकारक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? वो ऐसा है कि अमेरिका में प्रेग्नेंट अमेरिकन तो होते नहीं आजकल। पॉपुलेशन तो उनकी ख़त्म हो रही है। वहाँ प्रेग्नेंट होते हैं अफ्रीकन, अरब्स, ये सारे भाई जो यहाँ से भागे हुए पाकिस्तान से कश्ती में बैठ के। उनका उनका ध्यान रख रहा है और क्या समझा रहा है। आप ट्रंप को इतना बुरा मत माना करो अंजू जी, वो अच्छा बात कर रहा है। उसकी जो भाभियाँ आ रखी हैं एशिया से, अफ्रीका से, उनका ध्यान रख रहा है। वो अपने पॉपुलेशन उसकी मल्टीप्लाई करना बंद कर चुकी है प्रैक्टिकली। पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि कहने में और कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अभी चाबहार करने की क्या जरूरत थी, वहां पर सैंक्शंस लगाने की क्या जरूरत थी? फिर वो 23 देशों की एक लिस्ट जो लेकर ही आए थे, उसमें भारत का नाम पाकिस्तान के साथ डाल दिया कि वहां ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। फिर अभी आप ये देखो, बगरान एयरपोर्ट जो एयरबेस जो है अफगानिस्तान का, वो भी उनको चाहिए। अफगानिस्तान बांग्लादेश में अपनी सेना उतार चुके। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? भारत के इर्द गिर्द तो एक तरह से तमाशा ही कर रहे हैं ना, भारत को घेरने की कोशिश ही कर रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। और इसलिए मैं कहता हूँ ये जो मर्जी बोले, हमें भावुक नहीं होना चाहिए, बड़ा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया। कल को मिलेगा न्यूयॉर्क में यूएन कन्वेंशन के आज, जब मोदी साहब वहाँ जाएंगे, जफ्फी भी डाली जाएगी, वो सब ऑप्टिक्स है। और डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड, जो हम एज भारतीय, हमें ये देखना ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जैसे आप बता रही हैं, जो मैंने पहले मेंशन किया, इनमें से कोई अच्छा सिग्नल नहीं है हमारे लिए। बगराम कल को अमेरिका की कब्र बनेगा, वो मैं आपको आज लिख के देता हूँ। जैसे वियतनाम से भागा, ये पछताएगा। लेकिन हाँ, बगराम में अमेरिका प्रेजेंस जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट, हालांकि अफगानिस्तान सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है टेक्निकली, बट हमारे पड़ोस में बैठा है।
तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे जो भारत और चाइना का आपस में थोड़े संबंध कूल ऑफ हुए, हमारे और तालिबान के संबंध जो नहीं थे वो बन गए, इस सारी इक्वेशन को डिस्टर्ब कर देगा और एक गंद मचा के, गंद फैला के, रायता फैला के यहाँ से निकलेगा ये अमेरिका। तो मेरे को कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। वो अमेरिका जाए, जो उन्हें करना है उनके साथ जो होगा होगा, हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो एज वी स्पीक, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे इनमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ये धूर्त थे, ये धूर्त हैं, ये धूर्त ही रहेंगे। ओनली थिंग इज ट्रंप ने उस धूर्तता को सामने ला दिया। अमेरिका शुरू से हमारे साथ कभी सिंसियर दोस्ती में रहा नहीं है। और अब क्या है कि उनकी मजबूरी भी आप समझिए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो अमेरिका और रशिया आपस में दोनों कॉम्पिटिटर बन गए, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 91 92 आते आते रशिया यूएसएसआर खत्म हो गया प्रैक्टिकली, और रशिया एक मिलिट्री पावर रहेगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी नहीं, और रशिया ने कहा जी हमें नेटो में ले लो, कहानी खत्म करो। पर कहानी खत्म करते तो डिफेंस कॉम्प्लेक्स तो खत्म हो जाता है इनका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो वो हुआ नहीं। तो अभी अमेरिका सोच रहा था कि ओके अभी चाइना को उन्होंने बढ़ाया, रशिया ठीक है लड़ाई लड़ नहीं सकता है, हथियार तो है, न्यूक से तो अब स्टार्ट नहीं करता ना, उनके पास न्यूक ज्यादा है। तो उन्होंने बोला कि ये तो ठप हो रखा देश, चल चल रहा नहीं, इनके पास इनकम कुछ है नहीं, चाइना को देख लेंगे। सडनली क्या देखता है कि भारत का राइज इतना रैपिडली हो रहा है पिछले 10 साल में, और चाइना और भारत जिसको लड़ाना चाहता था वो आपस में हाथ मिला के बैठ गए, चाहे टेम्पोरली। तो उसके एंगल से देखो तो वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो सुपर पावर है जिसके सामने 3 पावर्स इकट्ठी होकर खड़ी हो गई, रशिया, चाइना, इंडिया। इन तीनों को तो अब पूरी दुनिया, अगर रशिया जो पूरी नेटो के 35 कंट्रीज को अकेले थप्पड़ मार मार के सीधा कर रहा है, तो इसको ये अपनी औकात तो पता है कि ये 3 इकट्ठे हो गए बड़े विशाल देश। ईरान बोल रहा है मैंने साथ में आना है, नॉर्थ कोरिया जैसा एक गुंडा भी है इस संगठन में जो कि कुछ भी कर सकता है, लूज राउंड, तो उसका डरना तय है। तो वो थोड़ा उसने जो भी टैक्टिक्स इम्प्लाई किया, प्यार बीच में, पहले पहले उल्टा शुरू किया, फिर प्यार दिखाया, फिर उल्टा कंटिन्यू होता रहा। तो आई थिंक हमारी लीडरशिप जो भी है मैच्योर है, उन्होंने दुनिया देखी है, नीचे से उठ के आए हुए हैं ये लोग, पैदल चल के धूल मिट्टी खा के ऊपर पहुंचे हैं, इनको पता है। और इस टाइम ईश्वर की कृपा ये भी है कि हम उस पोजीशन में हैं कि हम उनको डिफाई भी कर लेते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जिसको हम कहते हैं। तो इनको करने दीजिए स्टंट। आई थिंक हमारे वाले भी आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बोला अच्छा आज क्या बोला ट्रंप ने, हाँ बोला ठीक है ओके। आई थिंक इतने पूछते होंगे मोदी साहब, इन्होंने इसको सीरियसली लेना छोड़ दिया। बाकी मिनिस्ट्रियल लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, वो उस पर बैक चैनल्स पे बातें चलती रहती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है। एंड ऑफ द डे हम भी उभरते हुए पावर हैं। हम उनको टोटली इग्नोर करें, वो हमें टोटली इग्नोर करें, ये पॉसिबल नहीं है। कंट्री टू कंट्री ऐसा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। मैं इसने पर्सनलाइज कर दिया कंट्री टू कंट्री रिलेशन को, बहुत बड़ी गलती इसने ये कर दी, ईगो अपनी आगे रखी। और आई थिंक इस मामले में सबसे अलग है। और इसका फिर आई डोंट नो हर्षर क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ट्रम्प विल बी रिमेंबर्ड फॉर मैनी थिंग्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। उसमें एक तो भारत के साथ रिलेशन खराब करने के लिए भी, और शायद अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट मेरे मुंह से बार बार निकलता है, जिस अमेरिका को आज हम जानते हैं शायद ये इसके बाद टूट जाए, तो इसी के लिए याद किया जाएगा। बट वी आर ओके जी। और ये जो नया स्यापा डाल दिया H1B वीजा वाला, इसको लेकर तो अमेरिका के अंदर ही बड़ी ऊहापोह है। कंपनियों को देखिए किस तरह से वो परेशान है कि अब क्या होगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगी, कहां से वो स्किल्ड लोग लाएंगे। वहां का एक सेनेटर है वो भी शोर मचा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे में भी आपको लगता है कि आबेल मुझे मार कर लिया है? नेचुरली मैंने जैसे आपको कहा ना, इनकी मैंने जब लाइट वेन में बात की थी कि इनका तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, बाहर वाले ही आगे बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो सिमिलर इक्वेशन इनकी स्टूडेंट्स के साथ भी है। आज अगर भारतीय स्टूडेंट्स, चाइनीज स्टूडेंट्स, और काफ़ी हद तक ज्यूज जो ऑस्ट्रेलिया इसराइल में बेस्ड इनके पेरेंट्स और वो यहाँ के पढ़ते हैं, अगर इन तीनों को बाहर निकाल दिया जाए तो इनकी यूनिवर्सिटीज ठप हो जाए। जो बड़े बड़े कैंपसेस है ना जो चल रहे थे, बिकॉज हम लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इनको हर महीने हर साल पे देते, फीस पे करते हैं। तो इनका जो स्टूडेंट का जो माइंड है और जो उनका कल्चर है, जिस तरीके से इनका डाउनग्रेडेशन हुआ है, इनफैक्ट रामा हरे कृष्णा के बाद जब ये शुरू हुआ 70s में, उसके बाद अमेरिका नीचे ही जाता चला गया। तो अमेरिका में इंटेलेक्चुअल लेवल मैं ये नहीं कहूँगा खाली हो गया, बट उनके जो अपने हैं, अपने आप देखिए ना, उनके एथलेटिक्स टीम देखिए सारे काले हैं। आप इनकी कोई भी टीम देखें, कोई कहीं से पकड़ के लाया, कोई कहीं से, डॉलर के तौर पर आप इंटेलिजेंस को डॉलर से नहीं खरीद सकते। आप फिजिकल स्ट्रेंथ को एक अच्छे एथलीट को खरीद सकते हो, एक अच्छे हॉकी प्लेयर को खरीद सकते हो, बट दिमाग कहाँ से लाओगे आप? तो जब आपने उस डॉलर से यूज करके पूरी दुनिया का दिमाग जिसको ब्रेन ड्रेन हुआ हमारे देशों में, वहाँ इकट्ठा किया और प्रोग्रेस की,
आज आप उसी के ऊपर प्रहार कर रहे हो। तो मैं जब कहता हूँ कि लास्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका का, मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज कोई भी देश अपनी ह्यूमन रिसोर्स एसेट जो बनी है, क्योंकि देखिए आपने पीएचडी की और आप वहाँ चले गए, या यहाँ पे एमटेक की, वहाँ पीएचडी की, आप उस सिस्टम का हिस्सा बने, आपको देख के 4 लोग और हम जैसे पीछे पीछे पहुंचे, तो एक इकोसिस्टम बनता गया, लोग आते गए, एब्जॉर्ब होते गए, उनको अपने भी वहाँ मिलते थे, अपने पुराने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स मिलते, एक इकोसिस्टम बन जाता है, हमारे लोग उनमें समा गए। लेकिन अगर एक काटना चाहता है, देखिए आज अमेरिका में मान के चलिए 5,000 कंपनीज हैं, अगर $1,00,000 इवन अभी कह रहे हैं एक बार ही देना है पर एम्प्लॉय, आउटसाइड वाला फॉरनर को आप लेके आते हो, तो कितनी कंपनियां अफोर्ड कर सकती हैं? एप्पल, मे बी गूगल, यस, ये मेटा वाले, उसके उसके आगे क्या करोगे आप? इसका ये 2 मतलब निकलते हैं कि आप अपने दोस्त जो आपको बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, आपके साथ लंच करते हैं बैठ के, बड़े बड़े सीईओज, उनको प्रॉप कर रहे हो, उनको तो प्रॉब्लम नहीं, $1,00,000 देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल गेट द बेस्ट पीपल अवेलेबल ग्लोब पे, जो दुनिया में बेस्ट होगा उसको उठा के लाएंगे, $1,00,000 पे करेंगे, अपना सब बना लेंगे। उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन्होंने आने वाले एरिया 5, 7, 10 साल में शायद उनको कॉम्पिटिशन देना था, उनकी जड़ें काट दी आपने। वो ना ला पाएंगे, ना वो उस तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये कुछ करने के लिए इसने कितना पैसा, कितना कहाँ से खाया है पता नहीं। दिस इज वन वन थिंग। दूसरा ये है कि अगर कोई ये कहे कि मैं बाहर के लोग जो मैं टेक्निकली मैं सुप्रीम हूँ, अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, जिन लोगों ने उसको वहां पहुंचाया उनको आप काट के बाहर फेंक दो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती ना। अगर मैं ये मानूं कि चलो ट्रंप ने पैसे नहीं खाए, चलो उसने अपने दोस्तों की हेल्प नहीं की, एप्पल गूगल वगैरह की नहीं, वैसे इसने पॉलिसी बनाई, तो आप पेड़ के ऊपर बैठ के तने से उसको नहीं काट सकते। आप ब्रांच के ऊपर बैठे हो तो आप पत्ते वाली साइड आगे काटते हो, अगर आप किसी पेड़ की टहनी पे बैठ के तने से उसको काटोगे तो खुद गिरोगे ना। तो ये तो बच्चा बच्चा समझता है। तो ये जो स्टंट ट्राई कर रहा है, और इसमें देखिए हम टारगेट पे हैं फिर, क्योंकि 70% उसमें एप्लीकेशन हमारी होती हैं और हमारे लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखता हूँ, बट मुझे थोड़ा डाउट है अपनी ब्यूरोक्रेसी पे, जो हमारा स्लगिश सिस्टम यहाँ चलता है। अदरवाइज अगर हम इंटेलिजेंटली चलें और हम यहाँ अपना ऐसा सिस्टम तैयार करें कि ये जो लोग जो बाहर नहीं जा पाएंगे, ऐसा तो नहीं ना चले गए वापस आएंगे, वो तो सेटल्ड है। नए बच्चे जो बाहर जाना है टैलेंट, वो नहीं जा पाएगा, और कहीं जाने की जगह है नहीं। यूरोप डूब चुका है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेम पॉलिसी अमेरिका वाली लगा रहे हैं, अभी आपको वो सुनने में आएगा। तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? यहीं पे रहेंगे। तो ये टाइम है कि अगर हमारे बाबू लोग और सरकार और लीडरशिप सेल्फलेस तरीके से सामने आए, उनको एनकरेज करें, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काम करें, तो हमारा जो टैलेंट है, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम कह लीजिए, या जो R&D की कैपेबिलिटी जो उन्होंने अमेरिका में जाके करनी थी, उनको यहीं पे इंसेंटिव मिले, तो फिर जो हमारी रेस है 2047 वाली, उसमें हम बहुत आगे हो जाएंगे। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका के लिए तो ये वही है, टहनी पे बैठ के आप तने से पेड़ काट रहे हो। तो इसके बारे में और क्या कह सकते हैं जी। पीएम मोदी ने भी तो कहा ना कि हमारा जो टैलेंट बाहर जाना चाहता है वो देश में ही रहे। और फिर आप याद कीजिए, पीएम मोदी ने कहा था कि हमें अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए हैं, यानी कि फेसबुक हमारा होना चाहिए, एक्स हमारा होना चाहिए, यूट्यूब हमारा होना चाहिए। ये वो इशारा कर चुके हैं। उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेट्स का है। और आप भी ब्यूरोक्रेट्स, आई एम श्योर आप भी जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं। आप देखिए ना, छोटी सी परमिशन लेनी हो तो कितना घुमाते हैं। आप नॉर्मल इंसान को तो जज के सामने बैठा हो जो मुनीम है, वही पैसे खाए बिना फाइल आगे नहीं करता। तो करप्शन तो सिस्टम में है। लोग ये भी कहते हैं इस करप्शन को आप लीगलाइज कर दो, पर हमारे काम मत रोको। क्योंकि किसी का सपोज अ परमिशन 4 महीने के लिए रोक लेते हो, 3 महीने के लिए रोको, बंदा बैठा हो, उसका एक इन्वेस्टर मिल गया, उसने एक 200 करोड़ रुपए लगाना है उस आइडिया में, आइडिया आपका है, मैं फॉरेन में बैठा हूँ, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और आपको आपकी सरकार ही परमिशन नहीं दे रही कि आप उसको लाइसेंस करके उस चीज़ को अपनी कंपनी सेटअप करो, तो फिर मैं क्यों आपको पैसे लगाऊं? और ये बिना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते। अगर हमको अपना एक्स बनाना है और हमने अपना फेसबुक का अल्टरनेट बनाना है, कुछ करना है, तो हमें फिर उस लेवल पे खेलना पड़ेगा जिसपे मेटा खेलती है, जिसपे एप्पल खेलता है। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट बाहर से भी लेनी पड़ेगी। लोग इन्वेस्ट करेंगे भी, बिकॉज उनको पता है कि चलो इंडियन यहाँ नहीं आ रहे, इंडियन तो इंडियन है, इनका दिमाग तो तेज है। सिस्टम अपना ठीक करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को वेट ना करना पड़े कि मैंने एप्लीकेशन दी है, अब आएगी ना आएगी, कल को 10 ऑब्जेक्शन लग जाएंगे। तो वो अगर ठीक हो जाए, इनको आई थिंक डेडिकेटेड सेटअप, जैसे फास्ट पेस रेप केसेस के लिए फास्ट पेस कोर्ट्स बनाए थे जो बाद में बंद हो गए,
एक ऐसा मैं मिनिस्ट्री इसलिए नहीं कहता कि मिनिस्ट्री का नाम सुनते ही फिर एक नया महकमा तैयार हो जाता है, एक नया रेड टेपिज्म स्टार्ट हो जाता है। मे भी जैसे होता है ना, लाइक TRI है, जैसे कंप्लेन एक बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट भी है, सेमी इंडिपेंडेंट है, और वो डील करे ऐसे मामलों में। वो आई थिंक कुछ ऐसा सरकार को सोचना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग सेटअप में जी। हमारे बच्चे बाहर जाने थे, वो नहीं, उनको नहीं, इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी, उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जी। लेकिन इधर अमेरिका ने H1B वीजा पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी, उधर देखो चाइना ने तो खोल दिया, उन्होंने तो कहा कि हमारे यहाँ आइए, हम ऐसा वीजा देने को तैयार हो, उसके लिए तो आपको जॉब का वो सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि आप जॉब के लिए आ रहे हैं, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से चाइना चोट मार ही रहा है, अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश, क्योंकि बगराम में अगर चाइना को घेरने के लिए फिर से ट्रंप चाहते हैं कि वो एयरबेस उनको मिल जाए, तो चाइना यहां से घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, मिलिट्री वॉर्स में वो इन्वॉल्व नहीं होता जब तक फंस ना जाए, उसका यही पॉलिसी है। अगर अमेरिका सोचता है कि बगराम में बैठ के वो कुछ करेगा, तो अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला जो है, जिसके वेनेजुएला के आस पास आपके जहाज उड़ रहे हैं, उसको पूरा चाइना और रशिया की फुल सपोर्ट है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, आप यू नेम अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, जो अभी आज अमेरिका से खुश है, कोई भी नहीं। और जो आज अमेरिका से खुश नहीं है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो चाइना रशिया उस कम्युनिस्ट वाले एंगल में चला जाए, दूसरा ग्लोबल साउथ में हमारे साथ जुड़े, और उसमें चाइना ग्लोबल साउथ को वो भी ट्राई कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन उनके साथ। तो इसलिए आज सुबह मैं एक एनालिसिस सुन रहा था कि 84 कंट्रीज आज की डेट में ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं। तो ये दर्शाता है कि आप अगर चाइना को या रशिया को सेंट्रल एशियन रीजन में तंग करोगे थ्रू बगराम या थ्रू कैस्पियन सी, अजरबैजान में वहाँ से घुसे हो आप अंदर, अल्टीमेटली आप जा रहे हो गैस फील्ड जो है सेंट्रल एशियन रीजन के, जो कि किसी टाइम पे रशिया का हिस्सा ही था, USSR का, और इस टाइम रशिया का बैकयार्ड है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है उनकी रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट्स हैं, और जैसे जैसे चाइना का साइज बढ़ रहा है, इसका BRI भी उसमें से गुजरता है। अगर अमेरिका को लगता है कि मैं साउथ से बगराम से जाऊंगा और वेस्ट से मैं अर्मेनिया से होता हुआ अंदर घुसूंगा कैस्पियन सी, और मैं सेंट्रल एशियन रीजन को कंट्रोल कर लूंगा, तो फिर इनको ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कल इनकी वेनेजुएला के आसपास, अर्जेंटीना के आसपास, ब्राज़ील की पोर्ट के ऊपर चाइनीज वॉरशिप्स खड़े हैं, और फिर इनको तकलीफ होगी। और रशिया जो अपनी गेम खेलेगा, वो फारिग हो रहा है धीरे धीरे यूक्रेन से। एक बार वो फारिग वहाँ से हो गया, और उसकी जो मिलिट्री पावर अभी बन गई है लड़ाई के कारण, जिसने प्रोडक्शन की है इतनी ज़्यादा कन्वेंशनल वेपन्स की, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे। तो इनको वहाँ चोट मारी जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ दिमाग जो है, वो हम सब जानते हैं कि उनका जो चालबाजी में वो नंबर 1 है, और हम ये भी जानते हैं कि वो आमने सामने की लड़ाई में विश्वास नहीं करते। उसके साथ जोड़ के देखिए रशिया, जिसके पास न्यूक्स इतने ज़्यादा हैं कि वो US का तो हर स्क्वायर मीटर उड़ा देगा। और फिर हम लोग हैं जो शांति की बात करते हैं, लेकिन हम अपना इंडिपेंडेंट स्टांस लेके खड़े हैं। तो ऐसी हालत में जितना ही रब करेगा रशिया को, चाइना को, और सेंट्रल एशिया में आने को, हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा सपना भी है, एक टापी प्रोजेक्ट कितने साल से पेंडिंग है, जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से गैस आनी थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो तो रह गया। तो गिलगित बल्तिस्तान अगर हमारे पास कल को आता तो सीधी हमारा एक्सेस मिलता साउथ एशियन सेंट्रल एशियन रीजन में, तो हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब करे और कोई रिएक्ट ना करे, कोई USA के अंदर गदर ना मचाए उसके आसपास में, तो ये कहना ही, समझना ही बेवकूफ़ी होगी। तो US आई थिंक इज हेडिंग फॉर ट्रबल, और हमें जो लगता है कि क्यों कर रहा है ऐसा बिना मतलब के, नहीं करना चाहिए था। $37 ट्रिलियन का आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, आप जाके विश्व में गंद मचाना चाहते हो। लेट्स सी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि हमारे ग्रंथों में लिखा है। जब इतना लोन चढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा टैरिफ से शायद मेरी आमदनी बढ़ जाए। लेकिन ये समझाइए कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर बमबारी करवा दी मुल्ला मुनीर ने, और हमने ये भी देखा था कि बलूचिस्तान में BLA को कैसे आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया मुनीर ने अमेरिका से। तो ये यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं अमेरिकी स्ट्रेटेजी चल रही होगी। मुल्ला मुनीर तो बिना ट्रंप की इजाजत के कुछ करता ही नहीं, तो ये रातों रात क्यों किया गया? आपको किसने कहा मुल्ला मुनीर जो है मुस्लिम है? एक क्रिप्टो मुस्लिम है। ऐसे लोग जो कि एक धर्म को दिखाते हैं लेकिन काम करते हैं दूसरों के लिए, चर्च के लिए, जिसमें एक शक की सुई MBS प्रिंसिपल मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर भी जाती है कि वो इतना कर रहा है, लिबरलाइज कर रहा है, बिकॉज लोग कहते हैं वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है, छुपा हुआ क्रिश्चियन।
और जो मुनीर ने किया, आप बताइए, आप देश के प्रैक्टिकली आप देश को कमांड कर रहे हो, आप फौज में हो, डेमोक्रेसी तो आपकी है नहीं, आप ही बॉस हो, इसलिए ट्रंप ने पहले आपको बुला के खाना खिलाया। शाहबाज शरीफ अब जाके मिलेगा और उसमें भी मुनीर साथ में जा रहा है। तो आपने बाहर निकल के ट्रंप, उससे पहले ही ट्रंप को बोला नोबेल प्राइज के लिए कर दिया। आपने अपना बलूचिस्तान के एसेट्स उनको भेज दिए, अपने देश को बेच के, और अपनी बीवी और बच्चों को वीज़ा दिला दिया अमेरिका का। तो आप सीधे सीधे मानिए कि ये बिक चुका है, इसके मुंह में इतना डॉलर ठूस दिए गए हैं कि ये वही करेगा जो अमेरिका कर रहा है, बोल रहा है इसको। और अमेरिका जो बोल रहा है, अमेरिका तालिबान को एक मैसेजिंग कर रहा है, बगराम का भी उसको प्रेशराइज करेंगे, और किसी किसी टाइम पे आगे तालिबान झुक भी जाएंगे, बिकॉज उनकी वल्नरेबिलिटी है, वो एक, उनको बाहर से एड सब बंद है, उनका फॉरेन रिकग्निशन नहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अफगानिस्तान एक तगड़ा देश है, वो चल रहा है, लेकिन अगर प्रेशराइज किया जाएगा ऐसे वाला काम करके, तो ये प्रेशराइज कराने की टैक्टिस है। अमेरिका इसको करता, उनका ड्रोन आके किसी गांव में बच्चों को मार देता तो चल जाता, लेकिन उन्होंने मुनीर से मरवाया। और अपने देश पे अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान एक वाहिद देश है, पहले भी कर चुका है, बड़े लोगों को मार चुका है। तो बट ये कहना कि एक मुस्लिम कंट्री के मुस्लिम चीफ ने अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को मारा, उसमें मेरे को सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है कि आप ये बोलिए कि एक फेल्ड इस्लामिक स्टेट के एक क्रिप्टो क्रिश्चियन मिलिट्री कमांडर ने पठानों को मारा, ये सही स्टेटमेंट है। और ये अमेरिका का जो एजेंडा है इस इलाके में, चाहे वो प्रेशराइज करना है, चाहे वो चाइना के सीपेक ब्लॉक करना है केपीके में, उसके लिए काम कर रहा है। पैसा बोलता है, इसलिए हम जब हीरा मंडी बोलते हैं तो लोग सोचते होंगे मजाक, मजाक तो उसका एक टर्म मजाकिया है, लेकिन इसके पीछे रीजन ही है, ऐसा देश और ऐसे लीडर जिनका ना करेक्टर है, ना उनको अपने धर्म से मतलब है। बट ठीक है, आप मुस्लिम हो, आप तो क्या हो, आप तो कुरान के जुबानी पढ़ने वाले हो, आप तो कारी हो, कारी बोलते हैं जो पूरी कुरान को जुबानी बोल लेता है, और उसके बाद आप ये कर रहे हो, तो आप तो फिर टेक्निकली इस्लाम तो अलाउ नहीं करता है। इस्लाम तो शांति प्रिय मजहब है, उसमें अपने बीवी बच्चों को, लेडीज को मारना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये सब ड्रामा एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। हाँ, क्रिप्टो क्रिश्चियन ही होगा, तभी इस तरह का काम किया। अगर मुल्ला मुनीर कहा जाता है कि उसको बड़ी नॉलेज है, तब तो उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो अभी सऊदी अरब के साथ डील हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला यह है कि अमेरिका ने, इजराइल ने जिद करके दोहा पे बम गिराए, जहां पे अमेरिका की बहुत बड़ी बेस है, और जो कतर है वो अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसने ट्रंप को जहाज भी दिया है गिफ्ट रिसेंटली। दुनिया भर में इस्लामिक एक्सपेंशन का जो सेंटर है वो कतर है, और ये इस्लामिक एक्सपेंशन जब होती है, ये मुस्लिम नहीं करते, ये डीप स्टेट करवाती है कि आज आप इस देश में घुस जाओ, आप एसटीएस खड़ा कर लो, सीरिया में घुस जाओ, ये काम ऑर्डर वहां से आता है, पैसा वहां से आता है, उसको इम्प्लीमेंट करके मुस्लिम्स को वो बातें करवा के, उसमें कतर का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तरीका ये है कि इजराइल जो कि अमेरिका का दोस्त है, उसने अमेरिका की बात नहीं मानी, और अमेरिका के एक और दोस्त कतर के ऊपर बम गिरा दिए, मिसाइल मार दी। तो क्योंकि ट्रंप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता ज्यूज़ के खिलाफ, चार्ली किर्क ने मुंह खोला था, उड़ा दिया गया उसके, जिसके मर्डर के लिए कह रहे हैं कि इसराइल इन्वॉल्व है, और अमेरिका के अंदर ज्यूज़ का होल्ड बहुत तगड़ा है। तो हो सकता है ट्रंप ने अपने पुराने दोस्त सऊदी अरब को बोला हो, और एमबीएस जो है, सऊदी अरबिया का रिलेशन भी खराब हुआ था बाइडेन के साथ, इसी एमबीएस का, लेकिन एमबीएस का बिजनेस रिलेशनशिप है ट्रंप के साथ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रॉयल फैमिली की ट्रंप के बिजनेस में है। उसने बोला हो तो ऐसे कर, तो एक न्यूक्लियर कंट्री है तुम्हारे पास जो बिकाऊ है, उसको तो अपने साथ जोड़ ले, और इसराइल को एक सिग्नल दे देते हैं कि भाई अगली बार तुम पंगा करोगे किसी अरब कंट्री के साथ, जीसीसी का हिस्सा था कतर, अभी है, पहले नहीं था, तो आपको हो सकता है कि आपको परमाणु बम की मार सहनी पड़े, बिकॉज उसका एक दोस्त है जो लड़ने के लिए आ जाएगा। ये एक एंगल है देखने का। दूसरा एंगल ये है कि सऊदीज ने सोचा कि यार हम सारी जो रॉयल्स हैं, चाहे सऊदी अरब है या यूएई है, चाहे बहरीन है, चाहे कतर है, हम पैसे देते हैं यूएसए को प्रोटेक्शन के लिए, मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बेसिस अपने देश में लगा रखे हैं, वो सारे अब यहाँ बैठ के दारू भी पीते हैं, हम तो इस्लामिक हैं और सब कुछ करते हैं। तो जब मौका आया तो दोहा में बम गिराने दिए, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका ये टाइम है कि हमारे पास पैसे हैं, लेट्स लुक फॉर ऑल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। और ऑल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आप कोई चीज़ खरीदने तो बाजार ही जाओगे ना, आप अपने पड़ोसी से नहीं बोलोगे ना अपना घर बेच दे। देखो आपके एक अच्छे मोहल्ले में रहते हो, रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी में, आपको कोई चीज़ चाहिए तो बाजार जाके खरीदोगे ना,
ये तो नहीं कहोगे ना पड़ोसी को, भाई तू अपना दरवाज़ा खोल के मेरे को दे दे, आपको दरवाज़ा मार्केट में मिलेगा। मार्केट में बिकाऊ कौन है? पाकिस्तान, हीरा मंडी, और उनके पास कहने को बॉम्ब भी है, इस्लामिक बॉम्ब। तो दूसरा एंगल ये बनता है कि सऊदीज़ ने खुद ही अपने आप को रीओरिएंट कर दिया। इसको आप अगर जोड़ के देखें लार्जर पिक्चर में, तो ये भी निकल के आता है कि हो सकता है कि वेस्ट एशिया भी टूट जाए। टूट जाए मतलब एक पार्ट जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहेगा, जैसे कतर है, सऊदीज़ भी हैं टू एन एक्सटेंट, बट सऊदीज़ ने भी ब्रिक में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। इनफैक्ट वो ऑलरेडी आई थिंक एडमिट हो गया है। तो एक ब्लॉक ब्रिक रशिया चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, एक अमेरिका के पास रहेगा, और एक जो ब्लॉक जिसको आप कह सकते हो कि जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जैसे इराक है टूटा फूटा, जहाँ पे ISIS टाइप, HTS टाइप, सीरिया, ये वाली कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टसल चलती रहेगी। तो ये एक और तरीका देखने का, सऊदीज ने अपने आप को रीओरिएंट किया कि मैं अपनी सिक्योरिटी खुद देखूंगा। और फिर ऑन ग्राउंड कंपल्शन की जब बात करते हैं, तो सऊदीज ने पहले भी जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान के 15,000 सैनिक सऊदी अरबिया में डिप्लॉय हुए थे कि कहीं ये ना हो कि ईरान इराक लड़ते लड़ते हमें ठोक दें। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए 15,000 लोग जवान काफ़ी देर रहे थे। उसके बाद 2015 में और फिर 2018 में सऊदीज ने इनको पाकिस्तानी को बोला अपनी फौज भेजो, हमें हेल्प करो हूती से लड़ने के लिए। और पाकिस्तान ने हाँ बोल दी, नवाज शरीफ ने हाँ बोल दी थी। पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, इमरान खान की पार्टी ने बड़ा शोर मचाया, और लोगों को ये बताया गया कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं, अगर आप हूतियों को मारने के लिए अपनी फौज भेजते हो, हूती जो है शिया हैं, तो वो ईरान अपसेट हो जाएगा, और सऊदी तो हमसे, उनकी बाउंड्री तो हमें टच नहीं करती, हमारा बाउंड्री तो ईरान के साथ है, ये ना हो कि हमें लेने के पड़ जाए। तो उस टाइम कोई नहीं गया। सिर्फ 2017 में इन्होंने एक IMCTC करके इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिस्ट काउंसिल है, जो गठबंधन है, उसका जो बॉस है वो पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ है राहिल शरीफ, तो वो जाके उसको हेड करता है। अदरवाइज यहाँ से कोई नहीं गया। एक ब्रिगेड इनकी घूमती रहती है, बट जो भी कह रहे हैं 25,000 लोग जाएंगे, अभी गया नहीं। तो ये जो उन्होंने पैक्ट किया है ना, ये अगेन सऊदीज चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें प्राइवेट फौज मिल जाए, जो मरे खपे हमसे पैसे लेके हमें ना लड़ना पड़े। तो अब पाकिस्तान में फिर हल्ला मचेगा। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को पब्लिक नहीं किया, अपने पार्लियामेंट में भी लेके नहीं गई है, किसी को पता ही नहीं उसमें एग्रीमेंट क्या हुआ है। लेकिन फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो पाकिस्तान का हाल है आज की डेट में, पैसे उनको चाहिए और सऊदीज उनको बचाते रहे हैं काफ़ी देर, तो हो सकता है आपको दिखे कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जा रही है सऊदी अरबिया में, और घर में ये बोला जाएगा कि देखो ये जा रहे हैं, लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे यमन में, ये अपने सऊदी भाइयों की रक्षा करेंगे अपने पीछे रह के, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे रहेंगे। ये एक लॉलीपॉप पाकिस्तान लोगों को खिलाया जाएगा। मगर आप उसमें ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कागजों पत्रों में तो 10 से 12% बोलते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड लोग कहते हैं ऑलमोस्ट 30% लोग शिया हैं। और इसलिए 30% लोग शिया इसलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ शिया बेल्ट है ईरान को टच करती हुई, जहाँ पावरफुल शिया लोग हैं, पढ़े लिखे पैसे वाले, उन गाँव में जो सुन्नी लोग हैं ना, वो भी उनको दावज करते हैं, उनके पीरों के पास जाते हैं। अगर सोसाइटी में आप रहते हो तो जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने इस्लाम मारते हैं। तो 30% जिस देश में शिया हों जिनको आप मुस्लिम ही नहीं मानते, और बगल में एक शिया कंट्री है ईरान, जो अमेरिका को भी आंखें दिखाता है और इसराइल को भी आंखें दिखाता है, इस वातावरण में आप उठ के अपनी फौज को सुन्नी फौज बना के हूती के शियाज को मारने भेजोगे, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ईरान ही खुद आपके घर के अंदर ऐसा तांडव मचवाए, आप ही की शियाज को रोड पे उतारे कि आपके घर में आग लग जाए। सो सऊदी पैक्ट कुड बी लाइक अमेरिका का प्लान भी हो सकता है, सऊदीज का अपना भी हो सकता है, वो दैट इज ओनली टाइम विल से टेल। एक चीज तय है, मार जो पड़नी है इस सारे कहानी में वो पाकिस्तान को पड़नी है, चाहे वो न्यूक बेचे। ये भी एक थ्योरी आ रही है कि न्यूक वहाँ, तो मैं तो कहता हूँ यार न्यूक क्या है कि न्यूक को आप किसी दूसरी कंट्री को बेच नहीं सकते। पाकिस्तान NPT का सिग्नेटरी है, अमेरिका भी NPT का सिग्नेटरी है। ना तो आप किसी दूसरे देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो न्यूक्लियर, अगर आपके पास न्यूक्स हैं, ना आप न्यूक्स दे सकते हो, और ना ही आप तीसरी कंट्री को एश्योर कर सकते हो कि मैं तेरे को न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करूंगा, ये अलाउड ही नहीं है। तो अगर ऐसा चोरी चकारी में ही सऊदीज को देना था, क्योंकि सऊदीज ने $600 बिलियन का बिजनेस दिया है ट्रंप को, अभी ट्रंप के इलेक्शन के बाद, हो सकता है सऊदीज ने कहा हो भाई भाई 600 बिलियन का बिजनेस कर ले, तो 200 बिलियन और ले ले अपनी जेब में डाल ले, हमें बॉम्ब दिला दे, हमें ईरान से खतरा है। हालांकि सऊदी कहता है हमें इसराइल से खतरा है, इसराइल ने कभी नहीं कहा मैं सऊदीज को मारूंगा, उनको ईरान से पंगे लेने हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर एग्रीमेंट करके ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्स कैन हैपन एनी टाइम। बिल्कुल।
है ना? एक लोगों की अटेंशन अपने तरफ क्यों खींचना है कि लोग देखना शुरू कर दें, अच्छा इनकी न्यूक्लियर में गाड़ी कहीं निकली तो नहीं जहाँ क्या से जहाज। भारत को तो नहीं कोई मैसेज देना चाहते थे ये लोग कि अगर कल को भाई अगर ये पैक्ट ऐसा होता है तो फिर तो ये मैसेज भी आएगा ना कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत दूसरी बार कार्रवाई करता है तो फिर सऊदी भी कूद जाएगा या बाकी के मुस्लिम कंट्रीज भी कूद जाएंगे। क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है इसके जरिए? अपने जब पैलेस्टीनियों को कूटा जा रहा है गाजा में और वेस्ट बैंक में, आपने किसी मुस्लिम कंट्री को बीच में कूदते देखा? जीसीसी कंट्रीज का आपस में डिफेंस पैक्ट है, एक देश पे अटैक होगा तो 6 की 6 कंट्री लड़ पड़ेंगी अपना देश मान के। दोहा पे पिटाई हुई कोई बोला? और सऊदीज के पास कैपेबिलिटी क्या है? पहले सऊदीज पाकिस्तान पहुंचेंगे कैसे? बीच में ईरान है, समुद्र से हमारी नेवी आने नहीं देगी, ऊपर से ईरान आपका जहाज उड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपके एरिया से उड़ के जहाज इसराइली ने आगे कतर को मारा और ईरान को मारते टाइम भी सऊदी के ऊपर से तो आने नहीं देगा, तो आओगे कहाँ से आप? और वाई शुड दे? वो पैसे वाले लोग हैं, अयाश किस्म के लोग हैं, जिनको अरेबियन नाइट्स वाला कल्चर है, लड़कियां नाचती हैं, बैली डांसिंग करते हैं, वाइन वाइन पीते हैं, सुबह उठ के वो कहते हैं वाइन हराम है, ये वो उसमें खुश हैं। जब बोर हो गए तो ईगल लेके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं रहीम यार खान में, और वहां से अपने ईगल से शिकार करते हैं और आस पास के गाँव की लड़कियां उठवा लेते हैं। ये उनके शौक हैं। आपको लगता है वो लड़ेंगे? उनको एक प्राइवेट आर्मी टाइप एक मर्सनरी फौज चाहिए थी, पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो उनको यमन से लड़ानी है। अगर हम ये कहें कि सऊदीज कल को पाकिस्तान की हेल्प करेगा जब पाकिस्तान को हम पीटेंगे, तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप, जो मैं उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे निकल के आता है आपकी बात से, वो दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर मिडल ईस्ट टूटता है और छोटी-छोटी कंट्रीज़ डिफरेंट कैंप्स को जॉइन कर लेती हैं, कोई चाइना कैंप, कोई अमेरिका कैंप, कोई न्यूट्रल, जैसे ओमान न्यूट्रल कहता है अपने आप को, तो फिर एक पॉसिबिलिटी आती है कि जो चाइना का कैंप है, वो आज से 5-10 साल के बाद हमें तंग करे। क्योंकि जो चाइना से हमारी दोस्ती हुई है, मैं इसको 5 साल से आगे जाते हुए नहीं देख रहा, अनलेस अनटिल कुछ हम बड़ा ही कोई समझदारी का काम करें और चाइना को अपने अंदर डिपेंडेंसी उसकी, जैसे कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वैसा अगर नहीं हुआ तो चाइना 5-7 साल में मुड़ के हम पे वार करेगा। और क्योंकि चाइना खुद नहीं लड़ता कन्वेंशनली, तो फिर वो जो उसका जो गैंग बनेगा, वो हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर खास करके अगर अफगानिस्तान बीच में गिर जाता है, तालिबान गवर्नमेंट गिर जाती है, तो फिर इनके पूरी एक टर्की से लेकर अफगानिस्तान और सिनकियांग तक एक पूरा एक बेल्ट बनेगी, जो एंटी अमेरिका हो सकती है, प्रो चाइना हो सकती है, और वो हमारे ऊपर उनको यूज़ किया जा सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी है। तो इस पैक्ट का वो जो आउटकम है शायद आज से हाफ ए डिकेड या 1 डिकेड के बाद हो। इमीडिएटली ये ड्रामा है। सऊदीज के पास ना कैपेबिलिटी है ना औकात है कि पाकिस्तान को बचाने आए, और पाकिस्तान के पास भी औकात नहीं है कि सऊदी अरेबिया को बचाने जाए। उसके आगे ईरान खड़ा है रास्ते में, जाएगा कहाँ से? तो ये इसको आप लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक एनीथिंग। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि थोड़ी पोस्टरिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल तो देखते हैं। मार्को रूबियो ने जो कहा है कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सच में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कहा है या खुद ही कह दिया है, इसका इम्पैक्ट देखते हैं कितनी जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन आपने इन सारे विषयों पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए समय निकाला आपने कर्नल साहब, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।